सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज डिपेंडेंट ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और उसमें हमने ये पढ़ा था पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, जो कि कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें पी नॉट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्यूशन बना है उसका प्रेशर अभी भी वोलेटाइल की वजह से, नॉन वोलेटाइल की वजह से तो नहीं है, and it is equal to mole fraction of non-volatile solute. P naught minus P upon P naught is equal to N upon N plus N. इसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला एक n आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, थोड़ा सा आंसर अप्रोक्सीमेट आ सकता है। फिर हमने कल पढ़ा था व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर उसका एलिवेशन क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid and vapor pressure of liquid and the atmospheric pressure becomes equal. So vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. That temperature is known as boiling point. So boiling point depends on surrounding. That means atmosphere का temperature, atmosphere का pressure, pressure अगर ज्यादा होगा तो boiling point ज्यादा होगा, और atmosphere का pressure कम कर देंगे तो boiling point कम हो जाएगा। शायद आपको याद आ गया हो, ऑर्गेनिक के लिए कहा होगा, या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर जिसे वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं, वो इसी पॉइंट पे बेस्ड था कि चीजों को हम बॉयल कर सकते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन, लाइक ग्लिसरॉल एंड H2O2। ये बॉयल हो जाती हैं और ये डिकम्पोज नहीं होती हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर। देन बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या था कि जब हम बाहर से कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, जैसे पानी में नमक डाल दें, तो वो जो पानी है वो देर में बॉयल होगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते तो वेपर्स कम हो जाती हैं, वेपर्स कम हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो वहीं का वहीं है, और हम चाहते हैं कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर फिर से बराबर हो जाए, तो पहले से ज्यादा हीट करना पड़ता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पहाड़ों पे बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि पहाड़ों पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है। व्हाट इज मीन? इट मीन्स दैट कि पहाड़ पे चीजें जल्दी बॉयल हो जाएंगी, पानी मतलब पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा, कम हीट लेके बॉयल हो जाएगा। लेकिन अगर फूड स्टफ की बात करें, जैसे कहते हैं ना, एक फनी टोन में कहते हैं कि पहाड़ पे दाल देर में गलती है या पहाड़ पे दाल नहीं गलती है। बेटा एनोक्सिया दूसरी बीमारी थी, आज बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं साथ। तो पहाड़ पे दाल क्यों देर में गलती है या आसानी से नहीं गलती? तो बेसिक उसका रीजन ये है कि पहाड़ पे बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट मीन्स जो वाटर है वो कम एनर्जी लेके ही बॉयल कर जाएगा, उड़ जाएगा, और जब वाटर के पास एनर्जी ही कम होगी तो वो फूड स्टफ को भी एनर्जी कम देगा फॉर मॉइजन। उसको सॉफ्ट करने के लिए या सॉफ्टन करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी है वो उसके पास है ही नहीं, उसने तो कम एनर्जी ली और उड़ गया। इसलिए पहाड़ों पे हम रिकमेंडेशन या ये कहा जाता है कि अगर आप प्रेशर कुकर का यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रेशर कुकर का फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बेसिकली पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से पहाड़ों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पहाड़ों पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, आज हमें पढ़ना है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आज की हमारी हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इफ एनीवन हैज एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन पहले पूछ लो, नहीं तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो पहले पूछ लीजिए। आई होप सो अभी नहीं है। ठीक है, चलिए, हेडिंग का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्वियसली हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, हमें तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट ठीक से समझ लीजिए। यूजुअली ये वाली डेफिनेशन बच्चों को देर में समझ में आती है यूजुअली। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? बेसिकली ये वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड फ्रीज होने लगता है, ये कह लें, है ना, या थोड़ी सी टेक्निकल लेवल बढ़ाएं तो ये वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे, लिक्विड में से सॉलिड एक्सट्रैक्ट होने लगा। तो लिक्विड
टर्न्स टू बी सॉलिड। और इस टेम्परेचर पे दोनों इक्विलिब्रियम पे, लिक्विड भी है और सॉलिड भी, ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं। और थोड़ा टेक्निकल पे जाते हैं। और थोड़ा टेक्निकल इसका ये है, चाहे कोई सॉलिड हो चाहे कोई लिक्विड हो, हर चीज का अपना एक वेपर प्रेशर होता है। मतलब सॉलिड्स का भी वेपर प्रेशर होता है और सॉलिड्स का वेपर प्रेशर लिक्विड, अपनी ही लिक्विड फॉर्म के मुकाबले काफी कम होता है। आई मीन टू से, जैसे बर्फ है, आइस, और पानी लिक्विड है, दोनों ही वाटर ही फेज हैं दोनों में, बस उनका कंपोनेंट वाटर है, एक सॉलिड फेज में है, एक लिक्विड फेज में है। तो आइस का भी वेपर प्रेशर होगा, वाटर लिक्विड का भी वेपर प्रेशर होगा, और वो टेम्परेचर जब लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म, इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा ना, वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की जो हमें यहां डेफिनेशन यूज करनी है, जो हम टेक्निकल वर्ड कह रहे थे, वो ये है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन या लिक्विड सोल्यूशन या लिक्विड सॉल्वेंट, जो चाहे आप कहें, बिकम्स इक्वल। तो सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म का जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड क्रिस्टल हैं उनका जो वेपर प्रेशर है, एंड इट्स लिक्विड, जो भी लिक्विड था उसका जो वेपर प्रेशर है, वो जब बराबर होता हुआ दिखेगा या बराबर हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी एक प्रैक्टिकल हम एग्जांपल लेके चलें, जैसे वाटर लिक्विड है, ठीक है, जैसे वाटर लिक्विड है बेटा, कार्तिक इससे कोई मतलब नहीं है अभी, पार्टिकल के डिस्टेंस इन सबसे। चलिए, वाटर लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म का एक प्रेशर आपने सोच लिया, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका प्रेशर, लेट सपोज 500 mmHg है, ठीक है। अब ये 500 कम करेंगे, कैसे करेंगे? कूलिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे, ये वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, और 0 डिग्री जब आया तो ये वेपर प्रेशर मान लेते हैं 350 हो गया, 500 से कम होते होते 350। और इसी 0 डिग्री पे जब ये 350 था, तो यहाँ सॉलिड पार्टिकल भी दिखने लगी, तो इन सॉलिड पार्टिकल का प्रेशर देखा, इनका कितना है, ये भी 350 था। तो दैट मीन सॉलिड और लिक्विड फेज का जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट या सॉलिड कंपोनेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड कंपोनेंट। और ये बेटा जो लिक्विड कंपोनेंट है, ये सोल्यूशन भी हो सकता है, मतलब वो अगर सोल्यूशन बन चुका है तो सोल्यूशन में भी जो लिक्विड का प्रेशर है वो और सॉलिड का प्रेशर बराबर होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट है। एक बारी इसे डायग्रामेटिक देखते हैं, ग्राफिकल लैंग्वेज में, सॉरी। तो ये एक्सेस हमारी चल रही है प्रेशर एक्सेस, और ये एक्सेस हमारी चल रही है टेम्परेचर एक्सेस, और ये एक लाइन मैंने बनाई है जो कल वाले ग्राफ की लाइन थी, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाटर का वेपर प्रेशर ये है, लिक्विड सॉल्वेंट। इसके आगे यहां से ये लाइन ये ऐसे है, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज रखी गई, तो ये कर्व आए, तो ये दो कर्व एक जगह पे पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट बेसिकली, दिस पॉइंट जहां पे ये मीट कर रहे हैं बेटा, ये पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऊपर वाली लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट, और नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, या फिलहाल आप प्योर सॉल्वेंट कह सकते हैं। नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कंपोनेंट। तो ये जो सॉलिड फॉर्म है उसकी, उसका वेपर प्रेशर नीचे वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। एंड अब हमने क्या किया बच्चों, हमने बाहर से ऐड कर दिया है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये ग्राफ कहाँ जाता है? कल पढ़ लिया है, अगर आपको सही से याद हो, ये ग्राफ इसके आगे बनाना है या पीछे, तो आपको याद आना चाहिए कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर कम हो गया है, जबकि इधर अगर बढ़ाएंगे बनाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा, तो हमारा ग्राफ इधर की ओर बनेगा। तो ये ग्राफ आया, और ये ग्राफ बेटा जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट स्पेशली जो अब बोलने जा रहा हूं, ये अधिकतर बच्चों को दिक्कत करता है, तुम्हें करे ना करे, मुझे बहुत दिक्कत किया था, इसलिए मैं कह रहा हूं।
थोड़ी सी देर में समझ में आता है। क्या पॉइंट है, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दैट मीन जो हमने वाटर की वैल्यू ली थी ना 350, तो वो 350 जो आना होगा वो और पहले आ चुका होगा। कहने का मतलब वो और पहले ही लिक्विड और सॉलिड बराबर हो चुके होंगे। और ये वाला जो टेम्परेचर आया है T-F, ये टेम्परेचर नया फ्रीजिंग पॉइंट आया, पहले से भी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, कम टेम्परेचर पे ही ये फ्रीज हो जाएगा। फिर से समझना क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये वाटर लिक्विड चल रहा है, ये वाटर सॉलिड चल रहा है जिसे आइस कहते हैं। लेट सपोज वाटर लिक्विड का एक प्रेशर 500 हमने ले लिया, ठीक है, किसी एक टेम्परेचर में 500 है, और ये 350 पे जब 350 mmHg प्रेशर आता है तो लिक्विड और सॉलिड का बराबर हो जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 350 के नीचे कोई भी प्रेशर होगा, 350 के नीचे कोई भी वेपर प्रेशर होगा, आइस होगी। 350 के ऊपर वाटर लिक्विड होगा, 350 के नीचे आइस होगी प्रेशर, ठीक। अब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या प्रेशर 350 होगा? नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर 350 से कुछ कम होगा। ये रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां ये लाइन सपोज यहां मान ले रहे हैं प्रेशर 350 से कुछ कम होगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो अगर 350 से कम प्रेशर है तो बर्फ बना हुआ है पहले से। अब ये देखना ये बना कहां बर्फ, तो और पीछे जाके जब देखा तो ये यहां उससे पहले ही बर्फ बन चुका था, और ये टेम्परेचर ये आपका जो आया है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, या नया जो फ्रीजिंग पॉइंट आया है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसे ना आप 0 और 0 के नीचे नेगेटिव आ जाता है तो वहां से मत करिएगा, नहीं तो थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन होगा। आप नेगेटिव टर्मिनोलॉजी को अभी हटाइए, केल्विन में सोचिएगा। ये 373 केल्विन पे फ्रीज होना था, 373 केल्विन पे कितनी वेपर आनी थी? 350 आनी थी। लेकिन तुमने जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते ही वेपर्स कम हो गई, तो उस 373 केल्विन पे वेपर्स अब कितनी होंगी? कॉमन सेंस है 350 से कम होंगी, और 350 से कम वेपर होने का मतलब क्या है? वो बर्फ बन चुका है। तो बर्फ कब बना? और पीछे जाके देखा कि ये बना कब बर्फ, तो एक्सपेरिमेंट करने पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें मिल गया कि भैया ये और पीछे ये दोनों फेस बराबर हो गई, और अब कोई जरूरी नहीं है कि 350 तक ही आए, 350 के नीचे कहीं पे भी ये कोई भी प्रेशर पे जब ये दोनों बराबर हो गए, वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर नया फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। चक्कर क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी समझ में क्यों आ जाता है? एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और वेपर्स कम हो गई, फिर वेपर्स बढ़ा के उतनी लानी है, तो दिमाग में समझ में आ जाता है हाँ ठीक है भाई, वेपर्स कम हो गई तो और हीट करेंगे, बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या समझना था कि ये जो सॉलिड फॉर्म है इनका वेपर प्रेशर कम ही है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम है, तो मैंने एक वैल्यू ले ली थी 350 के नीचे सॉलिड है, तो प्रेशर 320 हो, 330 हो, 340 हो, 350 कुछ भी हो, वो सॉलिड रहेगा। अब हमने एक पहले प्योर सॉल्वेंट पे एक्सपेरिमेंट किया, प्योर सॉल्वेंट पे 373 केल्विन पे हमें सॉलिड और लिक्विड दोनों इकट्ठे मिले, यानी 373 केल्विन इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो 373 केल्विन हमें फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियली मिल गया प्योर सॉल्वेंट का, वाटर है बेसिकली। अब हमने क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला। जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज, यानी अब 373 पे उतनी वेपर्स नहीं होंगी जितनी पहले आ रही थी, उनसे कुछ कम आई। तो पहले 350 वेपर्स आ रही थी, 350 से कम आई, 348, 47 कुछ भी कम आया। अगर ये वेपर्स कम हुई तो 347, 48 यानी ये तो सॉलिड बन गया, 350 के नीचे सॉलिड है क्योंकि, तो ये तो सॉलिड बन गया। तो अब ये देखा ये सॉलिड बना किस टेम्परेचर पे, तो इसे जब और कूल करते गए तो हमें एक टेम्परेचर मिला जहां पे ये पहली बार लिक्विड से सॉलिड अलग हो रहा था। तो ये जो टेम्परेचर नया आया, इट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, या सॉल्यूशन हैविंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट की फिर से स्टार्टिंग से कहानी। पहला पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एग्जाम में अगर आपको लिखने को आएगा तो आप यही लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच
वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कंपोनेंट या लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू इट्स सॉलिड फेज। लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, अगर आप ये भी लिख के आओगे तो यूजुअली टीचर नहीं काटेंगे कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम या द टेम्परेचर एट विच solid liquefies or liquid solidifies, that means both coexist together in an equilibrium. This temperature is known as freezing point. अब on adding non volatile solute क्या होगा? जब भी हम non volatile solute ऐड करेंगे तो freezing point कुछ कम हो जाएगा, boiling point बढ़ जाता है, freezing point कम हो जाता है, और ये जो भी कमी होगी इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से ग्राफ देखेंगे, ये अब मैंने ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश की है। बेटा पहली वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, और ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज या सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसी सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ है, लिक्विड का यहाँ है। जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है बेटा, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की लाइन इससे नीचे कहीं आएगी। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे लाइन यहाँ पे मीट कर रही है, यानी इस टेम्परेचर पे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हुआ है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हुआ। ये लाइन क्या थी? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ये वाली लाइन क्या थी? इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब प्योर था, जब कोई नॉन वॉलेटाइल नहीं था तब का ये। और ये ग्राफ पीछे की ओर गया है, इसलिए इसे डिप्रेशन कहेंगे, और जो भी कमी आएगी वो कहलाएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ओरिजिनल से कम हो गया है। सर्दियों में कोल्ड कंट्रीज जहां कोल्ड क्लाइमेट होते हैं, -50, -30, 40 टेम्परेचर जाता है, इवन अपने यहाँ भी कश्मीर या ऐसी जगह में होगा, वहां पे रोड्स पे कॉमन सॉल्ट यानी NaCl डाल दिया जाता है, CaCl2 ऐड किया जाता है, जिससे कि वहां जब फ्रीज हो चीजें, मतलब वाटर जब फ्रीज हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। दैट मीन्स रोड्स जो हैं वो वाटर लॉगिंग या वहां आइस ना आ जाए, अदरवाइज व्हीकल्स को चलने में परेशानी होगी, और ये फ्रीजिंग पॉइंट -20, -30 तक जा सकता है। यानी वहां पानी आएगा लेकिन वो बर्फ नहीं बनेगा जब तक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -30, -40 नहीं चला जाएगा, तब तक नहीं। CaCl2 इज मोर बेटर देन NaCl, बट NaCl इज चीपर, तो NaCl का यूज ज्यादातर कंट्रीज में करते हैं, और NaCl भी -15 या थोड़ा और आगे तक ले जाता है, मतलब वाटर को फ्रीज नहीं होने देता। तो कार के रेडिएटर्स में ऐसी जगह पे, कार में भी हम फ्यूल के साथ और रेडिएटर्स में इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल का काम क्या है? ऑब्वियसली इट इज आल्सो एंटी फ्रीज कंपाउंड, और ये भी फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है। तो ये इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हुए हैं। यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, और ये क्या है? ये डेल्टा TF, इसमें से इसको कम कर दें तो आ जाएगा, तो T0F में से T-F माइनस कर दें तो ये आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कल की हेडिंग थी, बस उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, यहाँ कम हो गया है, तो जरा याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो गया है, और ये डिप्रेशन प्योर माइनस दिस है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूलेज आगे के ऑलमोस्ट सेम है। कल की पढ़ाई में हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और उसमें हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ा था? फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट माइनस T0B, या ये कह दिया हमने दैट इज ये जो डेल्टा TB आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी क्या आएगा, फिर डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी एंड सो ऑन, ये हमने पढ़ा था। और KB निकालने का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, RT0² अपॉन 1000 इंटू LV। ये कल की पढ़ाई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख दिया है। आज की पढ़ाई कंपेयर करिए, ऑलमोस्ट वैसा ही लगेगा, बस थोड़ा सा अंतर है। ये आज हमने पढ़ा है कि
जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा इट विल इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये बच्चों इक्वल होगा टी नॉट एफ या टी नॉट एफ माइनस टी डैश एफ। इनका जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब प्योर फ्रीजिंग पॉइंट पहले 373 था, सोल्यूशन का 372 हो गया होगा, तो ये जो डिफरेंस 1 डिग्री का आया वो डेल्टा टी एफ है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, ठीक है, ये भी मोलैलिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पहले की तरह केबी की जगह केएफ है। केबी का नाम अगर आपको याद हो तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट था, इसका नाम रखा गया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट था या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं इसे क्रायोस्कोपिक। और आपको शायद वर्ड याद भी हो, क्रायो का यूजुअली वर्ड किया जाता है एट लो टेम्परेचर, जैसे क्रायोजेनिक सर्जरीज होती हैं या प्रिजर्वेशन के लिए हम क्रायो सब्सटेंसेस यूज करते हैं, लो टेम्परेचर पे काम करने वाली चीजें। फिलहाल ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है और इसका भी फॉर्मूला निकालने का यही है आर टी नॉट स्क्वायर 1000 इंटू, वहां लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था एलवी था, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है एलएफ है। तो ये था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा सा कंपैरिजन, लेकिन फिर भी हमें जो पढ़ना है हम उसी पे स्टिक रहते हैं। पहला पॉइंट, हाँ बच्चों ये बताओ फ्रीजिंग पॉइंट आपको समझ में आया? एक एक चीज अब लिखते चले। यूजुअली जो क्लास का लेक्चर होता है ना हमारा, जब आप बैठे होते हैं आमने सामने, तो इतना पढ़ाने के बाद मैं फिर से कहता हूं अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं, साथ साथ में बताते जाओ। तो फ्रीजिंग पॉइंट अधिकतर बच्चों ने मुझे बता दिया है यहाँ पे, दैट इज उन्होंने 1 टाइप कर दिया है, तो दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट उन्हें समझ में आ गया है कि अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखना है। ठीक है, वेरी गुड। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो गई है, वो टेम्परेचर जब लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ कह लो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका ग्राफ तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ग्राफ जनरली नहीं समझ में आता बच्चों को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ पहली बार में? ऑब्वियसली एक दो बच्चे मुझे कहेंगे एक बारी और बता दो, ये नहीं आया। एक बारी और मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के तो होपफुली आ ही गया, एक दो को नहीं आया। एक बच्चे ने तो लिख ही दिया ना आया हमारे तो समझ में। अच्छा एक बच्चे ने लिखा है 0.5, आधा आ गया है, आधा ना आ रहा, आधा आधा आ गया, 50-50 ठीक है। तो वही है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ थोड़ा सा हायर लेवल का, क्योंकि इसमें ना डेफिनेटली एक और ने लिख दिया। अब फिर से बता दो, बता ही रहे तो रिपीट इट वंस मोर। चलो भैया वंस मोर देखो बेटा, इसीलिए पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सॉलिड की वेपर्स होती हैं, इसे पहले प्रूव करते हैं। कैसे पता सॉलिड की वेपर्स हैं? एक हम मतलब सिंपल एक लेमन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ऐसा होता और नहीं होता मुझे मतलब नहीं। लेमन एग्जांपल, यूजुअली कोई बच्चा टिफिन में कोई खाना लाया हो, जब भी आपके स्कूल चल रहे थे या वैसे, टिफिन स्टील का टिफिन है, चारों तरफ से बंद भी है, लेकिन टिफिन को आप स्मेल करके बता देते थे कि इसके अंदर आम का अचार है या नींबू का अचार है या तू आम लाया है, अगर आपको याद हो। ठीक है, एक आध कहेगा नहीं स्मेल करके नहीं बता सकते, अबे तुझे कोरोना है, जा इलाज करा अपना, सेंस ऑर्गन तेरे चले गए, तुझे टेस्ट भी ना आएगा। तो जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बेटा जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक आध तो पता नहीं क्या क्या बता रहा है, पता नहीं क्या कह गया ये कमल वमल व्हाटएवर। तो ये सूंघ के बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। अब एक आदमी अपना टैलेंट वो कह दिया, ये तो मेरा टैलेंट है, हाँ स्निफर डॉग की नौकरियां बहुत खाली हैं, वहीं चले जा तू, अपना टैलेंट वहां ले जाके दिखा दे। चलो कोई बात नहीं, तो कईयों का टैलेंट आ रहा है निकल निकल के, कोई बात नहीं। तो हाँ, तो अब बेटा बेसिक मैं आपको उसमें पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो कह रहा मसालों का कमाल है। अगर टिफिन के अंदर आम रखा है और आम तूने सूंघ के बता दिया, तो मसाले तेरे चाचा डाल गया था उसमें, मसालों का कमाल है। चलो यार ये लोग तो ना बड़े मजे लेते हैं, तुम लोग मत लो। तो मैं इसमें बस ये समझा रहा था कि अगर आम रखा है तो उसकी आम की भी वेपर्स कुछ ना कुछ तो एयर में आ रही है ना, तभी तो फ्रेगनेंस आ रही है आपको।
तो मैं बेसिकली कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ वेपर्स हमेशा होती हैं और वो सॉलिड की भी होती है भाई, मान लो, ठीक है, ये केमिस्ट्री कह रही है इसलिए मान लो यार। तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड फेज एंड द लिक्विड फेज हैव इक्वल वेपर प्रेशर। दोनों फेज का वेपर प्रेशर जब बराबर होता है उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैं ग्राफ बाद में बनाऊंगा क्योंकि ग्राफ से अगर समझ में आना था तो तुम्हें पहले ही आ जाता है ना, मैं लेकिन एग्जाम्पल वही रखूंगा। ठीक है, सपोज हमने कहा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर रखा हुआ था और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का प्रेशर, वेपर प्रेशर 500 mmHg था, दैट इज वाटर लिक्विड फॉर्म में था और 500 mmHg था। फिर हमने ये टेम्परेचर अलग अलग धीरे धीरे कम करते गए। जैसे ही ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया, शायद मैं वैल्यू इतनी देर से थोड़ी बहुत गलत बोल रहा था, कोई बात नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया यानी 273 केल्विन आया, शायद मैं गलती से 373 बोल रहा था। 273 केल्विन जैसे ही आया तो ये देखा वाटर लिक्विड के साथ साथ वाटर सॉलिड भी साथ में दिखने लगा, ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट करने लगी, ये इक्विलिब्रियम आ गया। यानी टेम्परेचर कम करते 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 एक टेम्परेचर ऐसे आया 273 केल्विन कहना चाहिए, 273 केल्विन पे बर्फ बनती हुई दिख गई। ठीक है, तो वहां लिक्विड से सॉलिड एक्सट्रैक्ट होता हुआ दिख गया, बर्फ बन गई ना। अब हमने देखा कि इस समय प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर, तो भैया इस समय दोनों का प्रेशर बराबर दिख रहा था, 350 दिख रहा था। इस समय दोनों का प्रेशर, दोन कौन है भैया, ये दोन कौन है, दोन में एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, वाटर लिक्विड और वाटर सॉलिड, दोनों का प्रेशर इस समय 350 था। फिर हमने देखा कि 350 से प्रेशर कम किया जाए, 349 348 कम किया तो सारा का सारा सॉलिड बन गया, अब लिक्विड बचा ही नहीं। तो यानी इस प्रेशर से नीचे के प्रेशर में सब का सब क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस प्रेशर के ऊपर के प्रेशर में सब कुछ कैसे एग्जिस्ट कर रहा था, लिक्विड। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमने, अभी रुक जाओ मैं पढ़ा लूं फिर बात कर लेंगे, हैं पता नहीं क्या लिख के भेजे पूरी कहानी पूरी। तो ये 350 हमने एक वैल्यू मानी है यार, ये थ्योरेटिकल है, और हमने कहा इस प्रेशर पे लिक्विड और सॉलिड दोनों थे और इससे कम प्रेशर पे सिर्फ सॉलिड था, इससे ज्यादा प्रेशर पे सिर्फ लिक्विड था। यहां तक समझ में आया। अब इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी क्या है, हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। तो पहले दिमाग में जनरल जो बता रहा हूं वो सुनिए। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट करता क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ना तो खुद उड़ता है ना सॉल्वेंट को उड़ने देता है वहां से, यानी ओवरऑल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही जाता है उस टेम्परेचर पे जिस पे भी आप पढ़ रहे हो, जो वेपर्स आनी है उससे कम हो जाती है। तो नॉन वॉलेटाइल हमेशा वेपोराइजेशन कम कर देता है, वेरी गुड, वेपर प्रेशर कम कर देता है। तो जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो ये जो सॉल्यूशन था ये 0 डिग्री पे ही अगर देखें तो क्या 0 डिग्री पे इस समय 350 वेपर होंगी क्या, 0 डिग्री पे वेपर कुछ कम होंगी। तो ये वेपर लेट सपोज 348 हो गई, और 348 वेपर का मतलब ये तो सॉलिड होगा, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर जब हम देख रहे थे उस समय ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा था। तो हमने कहा चलो पीछे देख लें कब सॉलिड बना, अभी तो हमें सॉलिड दिख ही गया है, 0 के नीचे देखे कहां जाके ये सॉलिड बना था, कितनी देर पहले ये सॉलिड बन चुका था। तो 373 से 372 गए, 371 गए, वहां हमें पता चला कि अरे इस टेम्परेचर पे ये सॉलिड बन चुका था, और वो टेम्परेचर अब इसका क्या कहलाया, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल तरीके से किया गया, पहले ये फ्रीजिंग पॉइंट था और अब फ्रीजिंग पॉइंट ये आ गया, उससे पहले आ गया। तो ये प्रेशर एक्सेस चल रही है, ये टेम्परेचर एक्सेस चल रही है, तो पहले के मुकाबले फ्रीजिंग पॉइंट कम होना इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब पहले से तो कुछ ज्यादा समझ में आया होगा, थोड़ा सा इतू सा, जिनके समझ में आ गया है वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने खाली हैंड रेस किया है,
और जिन्होंने पहले कहा था नहीं आया, अब उनका पहले मैं ज्यादा देख रहा हूँ। ठीक है, कार्तिक को छोड़ के और एक शायद लास्ट में पिछली बार एक और बच्चे ने 2 लिखा था, तो उसमें से एक अभी कार्तिक तो वहीं के वहीं। बेटा आप कार्तिक आप पूछिए। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो सॉलिड का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से, तो इसलिए वो और ज्यादा जल्दी फ्री, मतलब और ज्यादा कम प्रेशर पे फ्रीज हो गया। इसलिए हम जब 0 डिग्री पे देख रहे हैं तो वो 348 पे भी हमें सॉलिड दिख रहा है। कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन पता है यहाँ पे आपने जो पॉइंट पकड़ा वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सॉलिड का वेपर प्रेशर किसका देखते हैं, सॉलिड सोल्यूशन का या सॉलिड सॉल्वेंट का। तो आपको ये याद रखना है, जब हम सॉलिड की बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखते हैं, सॉलिड सोल्यूशन का नहीं। और ये एआई ट्रिपल का पहले का क्वेश्चन है कि फ्रीजिंग, अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव जब बना के भेज रहा हूँ तो उसमें भी आप देखोगे क्वेश्चन है कि एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट पे हम किस किस का देखते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट होता है या पूरा सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन में बेसिकली जो वेपर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की ही होती हैं और वहां प्योर सॉल्वेंट। लेकिन आपकी बात सही है कि सॉलिड का भी तो वेपर प्रेशर कम ही हो जाएगा उस टेम्परेचर पे अगर हम नॉन वॉलेटाइल फ्लूइड देखेंगे। बट अगर हम प्योर वाटर की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ प्योर वाटर यानी प्योर आइस, ठीक है, आइस विद NaCl की बात नहीं कर रहे, प्योर आइस, ठीक है। तो वो जो प्योर आइस का प्रेशर है वो तो बहुत, मतलब ये पूरी लाइन प्योर आइस का प्रेशर चल रही है, ठीक है। और ये लाइन आ रही है सोल्यूशन का प्रेशर, और जहां सोल्यूशन का प्रेशर और इसका प्रेशर मीट कर गया, सॉलिड फॉर्म का, प्योर सॉलिड का और सोल्यूशन का, कोई फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जब हम सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, पॉइंट टू नोट, अगर आप जनरल फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं तो कौन सी दो चीजें इक्विलिब्रियम में है। जब आप जनरल फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे होते हैं तो दो चीजें कौन सी इक्विलिब्रियम में, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, या प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड ऑफ अ कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के प्योर सॉलिड और लिक्विड। लेकिन जब आप सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं तो कौन सी दो चीजें इक्विलिब्रियम में होती हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड फॉर्म, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई होप सो थोड़ा तो आपको भी अब समझ में आ ही गया होगा फिलहाल फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल में कोई टेंशन नहीं है, न्यूमेरिकल में क्यों टेंशन नहीं है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। ये KF जो है पहले की तरह ही है, KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी। यानी व्हाट इज KF, अगर 1 मोलल सोल्यूशन बनाए, 1 मोलल सोल्यूशन, तो उस समय जो भी फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है वो उसका KF कहलाएगा या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। इसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको हमने अभी बताया भी था, इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलर डिप्रेशन या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो किसी भी लिक्विड का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, जब आपने 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर जितना भी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालेंगे तो वो KF कहलाएगा। थ्योरी से अगर आपको निकालना है तो KF का फॉर्मूला है 1000 सॉरी RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी वाटर के लिए अगर आप रखेंगे ये वाली R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 और वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 80, तो जब आप ये रख के देखेंगे तो आई होप सो इसका आंसर आएगा 1.86, 1.86, और यूनिट वही कल वाली है, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। केल्विन पर मोलल भी कह सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल भी कह सकते हैं, व्हाटएवर। तो वाटर के लिए 1.86। एक ताऊजी है, उनका नाम है कैम्फर, कैम्फर के लिए KF सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 40 कह लो, 39 पॉइंट समथिंग है। तो ये याद रखना है कि कपूर भाई साहब जो है ना, ताऊजी इसीलिए मैंने कहा था ये कपूर को कैम्फर कहते हैं। अब तुम में से भी एक दो कपूर होंगे, वो मत समझ लेना मैं उनको कैम्फर कह रहा हूँ, ये कपूर साहब के लिए है, कैम्फर के लिए। कैम्फर का KF मैक्सिमम, कैम्फर का KF नियरली कितना बताया मैंने, 40 है, ठीक है, नियरली 40 है।
कैंपर को राफ्ट मेथड, एक प्रैक्टिकल मेथड है जिसका नाम है राफ्ट मेथड। फिलहाल राफ्ट मेथड क्या है वो हमारे कोर्स में ही नहीं है, लेकिन एक लाइन दे रखी है हमारे कोर्स में या क्वेश्चन बन रखा है, उस लाइन को ही मैं बस बोल रहा हूँ इस समय कि राफ्ट मेथड जो है उसमें हम कैंपर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, और क्योंकि इसका केएफ बहुत ज्यादा है तो आंसर्स में एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाती है, आंसर बहुत एक्यूरेटली में कर लेते हैं। क्यों? मोर द वैल्यू ऑफ केएफ मोर द टीएफ, जितना केएफ ज्यादा होगा उतना टीएफ ज्यादा होगा, टीएफ का अगर बैंड ज्यादा होगा तो मोलर मास बहुत कम भी होंगे या आसानी से हम या एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। मतलब यहाँ 1 मोलर सोल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा वो 40 डिग्री का आएगा, मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन वेरिएशन विच इज वेरी इजी। जबकि यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन में टेम्परेचर में वेरिएशन सिर्फ 1.86 डिग्री यानी 2 डिग्री का भी नहीं आया। तो जब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है सोल्यूट का, तो ऑब्वियसली यहाँ निकालना बड़ा मुश्किल है और यहाँ निकालना आसान है। तो विच इज बेस्ट सॉल्वेंट, तो आप कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में कैंपर इज द बेस्ट सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ केएफ, इसकी केएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये फॉर्मूला आया डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को और थोड़ा बढ़ा दीजिए तो ये हो गया मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कई लोग कहते हैं हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ा दीजिए, मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये रहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और फिर 1000 ऊपर चला गया, और इसको और ज्यादा चेंज करके इंटरचेंज करके मॉलिक्यूलर वेट यहाँ लिख लिया, और कल की तरह से ही 1000 इंटू के 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। तो ये सब खाली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म डिराइव किए हैं, अदरवाइज इन सब के पापा जी यही है, मतलब सारा क्वेश्चन यहीं से करना है, बस एम ध्यान रखना, ये एम इज मोलैलिटी ऑफ मिक्सचर। तो भैया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आए हो या डिप्रेशन में चले गए हो, ये बता दो। आपको अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बारी मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा सा स्लाइड से थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट लगे बेटा, ज्यादा नहीं। वेरी गुड बेटा, ओके ओके कार्तिक, श्रेया एंड वॉट एवर द अदर्स वन। तो हम यहाँ हेडिंग पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, ये पहला एक जनरल एग्जांपल है कि जब सॉल्ट ऐड करते हैं लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सीजन, ठीक है। तो वर्ल्ड में या जम्मू कश्मीर में a lot of ice is formed on the street leading to the halt in the transportation of public food materials and other materials as well। तो भैया ये एग्जांपल दे दिया पहले ही कि फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए हमने रोडों पे नमक डाल दिया था, और वैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन है, लेकिन अगर NaCl या CaCl2 ऐड करते हैं तो वाटर बहुत कम पे जाके फ्रीज होता है, 240 केल्विन तक चला जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है अब उसे देखते हैं। तो पहला पॉइंट आया, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो एक सिंपल लेमैन डेफिनेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड फॉर्म ऑफ द लिक्विड बिकम्स या बिगिंस टू सेपरेट आउट फ्रॉम द लिक्विड। तो लिक्विड जो है उसकी जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म से सेपरेट होने लगी है। दिस टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ द फेजेस कोएग्जिस्ट टुगेदर इन द इक्विलिब्रियम, यहाँ दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी। जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे इस लिक्विड में तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉजेज द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। वो जो प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री पे या 273 पे जाके फ्रीज हुआ था, अब वो उससे भी पहले फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि we know that the freezing point of a substance, the solid phase is in dynamic equilibrium, solid और liquid equilibrium में होने चाहिए। अब ये ग्राफ जो अब आया है, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या है? बेसिकली ये ग्राफ क्या है, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ तक कहीं तक था, फिर सॉलिड सॉल्वेंट आ गया, और ये जो ग्रीन लाइन नीचे आ रही है ये बेसिकली सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है,
और ये लाइन जहां मिक्स हुई है ये आ गया। तो डायग्राम शोइंग TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर आपको याद आ गया हो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल रखना है, तो बेटा वो मोलैलिटी के इक्वल रखना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस के बारे में कहा गया है, इसे ध्यान देते हैं। तो व्हाट इज T0F प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, TF या T-F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और T-F is T0F minus T-F and it is called depression in freezing point। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बेटा इसके लिए KF into M आ जाएगा। KF को क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हैं। इसकी यूनिट क्या है, केल्विन केजी पर मोल, या आप इसे कह सकते हैं केल्विन पर मोलल भी कह सकते हैं, ठीक है। मोलैलिटी आपको मालूम ही है, जब 1 kg सॉल्वेंट या 1000 kg सॉल्वेंट, सॉरी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने भी मोल सॉल्यूट के होते हैं वो मोलैलिटी होती है। ये उसी चीज को और एक्सपैंड कर दिया है, जो मैंने आपको कहा था ना कि ये दिखाने के लिए कि हमने बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा है, ये उसी का एक्सपेंशन करके लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 1000 into K1000 into स्मॉल w अपॉन कैपिटल W into डेल्टा T। ये वही चीज लिखी है और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकाल लेते हैं। ये बुक है, तो बुक में तो भैया आपके फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उन्हें पता है, ठीक है, तो उन्होंने वो डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये KB की वैल्यू लिखी हुई है, ये KF की वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो वाटर के लिए इन जनरल 373.15 बॉइलिंग पॉइंट है और वाटर का KB 0.52 है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 है और वाटर का KF 1.86 है। और ये दो वैल्यू मैंने आपको बताई भी थी, ये 0.52 और 1.86 इन्होंने बाकियों के लिए भी लिख रखा है, जो कि किताबों में होता है, ठीक है बेटा। अब एक न्यूमेरिकल आपके लिए दिया जा रहा है, ये आप जरा करके दिखाएं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल वाज मिक्स्ड विद 600 ग्राम वाटर और KF वाटर का 1.86 है। कैलकुलेट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, वो तो दे ही रखा भाई तूने। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ही निकालना है। 45 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल मिक्स विद 600 ग्राम वाटर। कैसे करेंगे बच्चों, अगर आपसे कहा गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो बेसिकली डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा TF पहले आएगा, यहाँ डेल्टा TF कैसे आएगा बेटा, KF कितना है 1.86, मोलैलिटी के लिए वो 45 ग्राम दे रखे हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास 90 होगा, इसका मतलब फिर भी चेक कर लेंगे हम। CH2OH होता है ना, 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 24, 2 ऑक्सीजन 32, 4 हाइड्रोजन, ये नहीं भैया 4 4 8 2 10 3 3 6, ये तो 60 ही निकला खाली। 2 कार्बन 24, 4 हाइड्रोजन 4 है भैया, 60 है यार, कुछ गलत तो नहीं कर, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ बच्चों। अभी 60 आया, 60 मान ले यार, 30 20 50 और 60, ठीक है। इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 600, 62 होगा। अरे यार 4 4 8 2 62 है, 62 है पक्का, सही कह रहे सर 6 हाइड्रोजन, हाँ 62 है, गलत देख लिया मैंने, सॉरी, हाइड्रोजन 6 62 है। और कैलकुलेशन तुमने पंगे वाली करा दी। फिलहाल जल्दी बताओ, आंसर आ गया। 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 0 से 0 गया, 60 तिया 180, ये 3 टाइम्स चला जाएगा अगर दोनों 0 इधर ले आए। 3 तिया 9, 9/4, यार पता नहीं क्यों मेरे को 2.25 लग रहा है। 2.2 सर वो into 100 भी है। अरे ये 100 से 186 कर लिया लाला, और जब ये 186 कर लिया ना तो तभी तो 62 3 टाइम्स 2.25 आ जाएगा। ठीक है, 2.25 मान लेते हैं, आ गया, लेकिन ना ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो प्योर में से घटाएंगे। प्योर कितना था, आप केल्विन में किया करिए, नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव में आप अटकते रहेंगे। केल्विन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 था, अरे वेरी गुड, ये सही है, इसमें से 2.25 घटा दीजिए। कुछ किताबें
273.15 लेके चलेंगे। आप उस ज्यादा नाटक में मत पड़े, 273 इज इनफ और फिर माइनस कर दें। अब हम देखते हैं हम कहां तक सही थे। ठीक है, नाउ इसका आंसर देख लेते हैं। वेट W2 इनने इतना दे रखा है, W1 इतना, मॉलिक्यूलर वेट इतना, वेट ऑफ वाटर इतना, और इसके बाद इसने कहा डायरेक्ट पुटअप करो, और इनने डायरेक्ट ये पुटअप किया। हाँ 2.25 ही आया, भले आदमी ने 0 6 और लगा दिया हमें जलाने के लिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा सॉल्व करता हूँ मैं। तो डेल्टा TF 2.25 आ गया, और फ्रीजिंग पॉइंट जो बात का निकालना है वो ये है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, विदाउट एक्सपेरिमेंट निकालना चाहते हैं, RT0² अपॉन डेल्टा 1000 इंटू LV या HS रख के निकाल देंगे, तो वहां आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर के लिए 0.515 आता है और 1.86 आता है। ठीक है, बोलो बच्चों ये क्लियर है? इनकी आपको जरूरत नहीं है, वो मैंने बता दिया है आपको। चलिए लौट के आए थे ना, ये हुआ बेटा हमारा लेक्चर फ्रीजिंग पॉइंट पे। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। कोई डाउट नहीं? हाँ बेटा कार्तिक पूछिए। सर अगर हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन में अगर हम प्योर स्टेट मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट का देखेंगे, उसके आगे भी तो वो भी तो लिक्विड ही होगा ना? मेरे को समझ में नहीं आया, नॉन वॉलेटाइल सर सोल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का, सर प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर हम उसके आगे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन का भी देखेंगे तो वो तो लिक्विड फेज ही होगा ना? प्योर सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा। ये दो अलग अलग कंटेनर में रखो ना, एक कंटेनर में प्योर पानी रखा है, एक कंटेनर में नहीं सर, पानी मैं कह नमक रहा हूँ रखा कि है। जिस प्रेशर मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का, उस फ्रीजिंग पॉइंट के आगे हमें देखना है नॉन वॉलेटाइल का, नॉन वॉलेटाइल नॉन सॉल्यूशन का। वॉलेटाइल वो तो हाँ लिक्विड लिक्विड हो ही होगा चुका है। ना? हाँ वो तो लिक्विड बन चुका है, लिक्विड ही ठीक है रहेगा। सर। चलो बच्चों हैव अ नाइस। एक बच्चे और ने हैंड रेज किया था शायद, किसी ने, बेटा किसी ने हैंड रेज किया था तो पूछो। नहीं किया बच्चों। होपफुली जो मैंने आपसे कल कहा था ना कि एक कंपटीशन के लिए नोट के और बाकी नोट आज तो नहीं भेज पाया था, लेकिन होपफुली मैं भेज भी दूंगा मॉर्निंग तक। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा था ग्रुप अलग बनाऊंगा। यार अभी भी ना कई बच्चे बहुत लाइटली ले रहे हैं, वॉट एवर द इशू मुझे नहीं पता, प्लीज लाइटली मत लो यार। और वॉट एवर ऑन योर पार्ट, बहुत अजीब सा नहीं लगता है टीचर आपके घर फोन करे, क्योंकि इस समय कोई और स्टाफ भी नहीं है ना, आपके घर फोन करे और फिर कहे कि आपके बच्चों को इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए, काइंडली सबमिट क्लियर करिए, व्यूज क्लियर करिए। बट हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद फोन करके करिए ना, हमें तो पता नहीं ना आपके यहाँ प्रॉब्लम है। तो काइंडली विद इन द टाइम यू हैव टू डू द थिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम चलेगा बेटा, इट इज अ वेरी टफ टाइम। म्यूचुअल आप कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हैव ए नाइस टाइम, बाय।